होनी चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि 5 की पावर 1 है यहाँ पे, सिर्फ बेसिस सेम में पावर जब ऐड होंगी तो 5 की पावर 3 ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो जो आपने एडिशनल चीज मल्टीप्लाई कराई है यही तो n है हमारा, और ये आ कितना आ रहा है 25, 3 का 75, तो 75 हमारा आंसर है। ओके हाँ हाँ ओके। फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, सेक्टर ऑफ द सर्कल विद एंगल 60 हैज एन आर्क लेंथ ऑफ 4। ठीक है, आर्क लेंथ गिवन है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना। अच्छा क्या चीज नहीं गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताना जरा पहले। थीटा 4 अपॉन मार्क का सवाल है ना, इसको प्लान करते हैं जरूर। 4 मार्क का सवाल है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा मांगा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बताओ। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब हमें चाहिए थीटा जो कि मौजूद है। पाई आर स्क्वायर में हमें पाई चाहिए, पाई मौजूद नहीं है। सॉरी पाई कह रहा हूँ, सॉरी रेडियस मौजूद। रेडियस नहीं मौजूद है, आर रेडियस मौजूद नहीं है हमारे पास। और लेकिन अब क्या और कोई चीज अवेलेबल है हमारे पास, कोई और क्वेश्चन के अंदर चीजें दी हुई है आर्क देखो। लेंथ आर्क लेंथ दी हुई है, तो देयर हैज टू बी कनेक्शन विद द आर्क लेंथ एंड द रेडियस। तो हम क्या आर्क लेंथ के फॉर्मूले से आर्क लेंथ को पुट करके, एंगल को पुट करके रेडियस निकाल सकते हैं। तो इस तरह प्लान करना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर पहले आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क लेंथ की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, जो आर्क लेंथ है आप लोग की 4 पाई जो उन्होंने दी हुई है। थीटा अपॉन 360 तो 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, रेडियस यहीं पर रहा, 3 वहां मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 12 हो गया, इक्वल्स टू आर। हमारा रेडियस निकल गया। उसके बाद का काम क्या है, आधा काम आसान हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियस को यूज करके एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हैं। तो शुरू में ही किसी ने अगर एरिया ऑफ सेक्टर लगा दिया और बोल रहा है, फिर वो फंस गया, क्या रेडियस तो दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन इनवैलिड है, बेकार क्वेश्चन है। तो वो प्लान करे पहले कि भाई अगर रेडियस नहीं दिया हुआ, किसी मकसद से नहीं दिया हुआ, और आर्क लेंथ दी हुई है तो किसी मकसद से दी हुई है, समझ रहे हो, इस तरीके से प्लान करना है। ये जाएगा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाए, और रेडियस की जगह आप लोगों ने क्या लिख दिया फिर 12 स्क्वायर। हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय पाए मल्टीप्लाइड बाय 144। 144 और 6 डिविजिबल है, देख सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 4 जा 24, तो 24 हमारा आंसर है। क्लियर। 24 पाई भी तो लिखना होगा ना सर। 24 पाई हमारा आंसर है, यस। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ पाई, यस, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हम निकाल, हमारे सिलेबस से हट गया है मैट्रिक्स, हम हटा देते हैं इसको। आगे चलते हैं। The diagram shows the line y equals to 2x plus 1 or x plus y equals to 2. Region R is defined by these three inequalities. अच्छा लाइन दो दी हुई है, बोला हुआ है 3 inequalities है। अच्छा ये लाइन ऊपर भी है हमारे पास, ठीक है, ये रही, ये रही, और एक एक्स्ट्रा लाइन है जिसको हम अगर लाइन फॉर्म में लिखेंगे, इनइक्वालिटी के अलावा लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू -2 है। y इक्वल्स टू -2 की लाइन बनाई भी नहीं है, अगर हम बनाए तो यहाँ आएगी। ऐसा ही है, यस। यस ठीक है, गुड, जबरदस्त। तीनों लाइन हो गई। अब इनमें से ये वाली लाइन कौन सी है, ये जो लाइन 1, अगर मैं आप लोग के लिए पूछने के लिए इसको लाइन 1 बोल देता हूँ, इसको लाइन 2 बोल देता हूँ, तो मुझे जरा बताओ लाइन 1 लाइन 2 कौन कौन सी हैं, इक्वेशंस क्या हैं इनकी। टू एक्स प्लस 1 किस लाइन 1 है, लाइन 2 है? लाइन 1 लाइन लाइन 1 है, गुड। क्यों, किस तरीके से पता चल सकता है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो ऐसे ऊपर जा रही है। दूसरा y इंटरसेप्ट 1 है तो y इंटरसेप्ट 1 है, देखो तो दो तरीकों से आपको पता चल जाता है। दूसरा ये समझाया हुआ है मैंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के बारे में भी बताया हुआ है मैंने। वो लाइन कैसे पता चलती है, वो x पे भी, x एक्सिस भी उसका, x इंटरसेप्ट भी उसका, y इंटरसेप्ट भी उसका 2 होगा और x इंटरसेप्ट भी उसका 2 होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू तभी है। तो हमें डायरेक्ट पता चल जाती है इस तरीके से। अब वो क्या कह रहे हैं, शेड एंड लेबल द रीजन आर
रीजन आर हम लोगों को करना है, तो ये कहा जा रहा है कि पहले हमारी लाइन 1 जो है लाइन 1 से लेसर कहा जा रहा है, तो मतलब ये हिस्सा आ जाएगा पूरा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है x प्लस वाई इज लेसर देन, तो मतलब ये हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है y इज ग्रेटर देन 1/2, तो ये हिस्सा आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा हिस्सा आ रहा है, आया नजर? जी सर। तो ये अंदर जो ट्राइंगल है ना, इससे इससे तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। आगे चलते हैं। शेड एंड लेबल रीजर आर शेड कर दिया, उस पे हल्का सा शेड करना जब आप लोग कर रहे हो, और आर कैपिटल लिख देना इसमें। अच्छा, द पॉइंट के एंड के माइनस टू, मतलब अगर लेट से के मैं 4 लेता हूं तो मेरा के माइनस टू के अकॉर्डिंग वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 आएगा। लाइज इन द रीजन आर वेयर के इज एन इंटीजर, लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास अगर आप लोग गौर करो, इसके अंदर हमें ऐसे पॉइंट्स बताने हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के बतानी है, जो आ रहा हो इन द रीजन आर। रीजन आर का मतलब है इनसाइड वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, रीजन आर लिखा है और इन्होंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेसर देन इक्वल्स टू यूज किया है। इसका मतलब है वो लाइन पे भी आ सकता है कोऑर्डिनेट। आ रही है बात समझ में? जो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट दो दो तरीकों से निकलेगा। एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है कि वो इस ट्राइंगल की बॉर्डर्स और इस ट्राइंगल के अंदर में से निकलेगा, मतलब इंक्लूडिंग द बॉर्डर्स। और दूसरा, उसका फॉर्मेट ऐसा होगा कि अगर अगर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट लेट से 8 आया है तो वाई कोऑर्डिनेट 6 होगा। समझ रहे हो? यस सर, वापस बोलिएगा। हाँ। जब अगर आपके पास के ऐसा पॉइंट होगा, के ऐसा हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तो अगर आप लोग के लेते हो लेट से 2, तो आप लोग का उसके हिसाब से के माइनस टू वाई निकलेगा। अगर हमारा एक्स 2 है तो वाई हमारा 0 होगा। फिर अगर हमारा 4 है तो 2 होगा। इस तरीके से कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? सही है। कोऑर्डिनेट 1,2 1,1 नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। फिर समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? -1,-1 नहीं होना चाहिए। आप समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी अच्छा, अब ये इनसाइड भी होना चाहिए रीजन के, और दूसरा कि इनका ये फॉर्मेट होना चाहिए। अच्छा, आप करते हैं ये, हम एक काम करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को टारगेट करते हैं। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 0, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, बताओ इस हिसाब से, माइनस बताओ। माइनस -2, तो क्या ये रीजन ट्रायंगल के अंदर अवेलेबल है या उसके अंदर है? हाँ है, ये रहा बॉर्डर पे है, ठीक है, लेंगे उसको। तो 0 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। -1 का देख लेते हैं। अगर आप लोग -1 ले रहे हो तो क्या आएगा, -3 है ना, ऐसा ही है ना, -1 ले रहे हो तो -3 आ रहा है, देखो इसके यस। अकॉर्डिंग। तो ये -1 -3 कहाँ आएगा, -1 -3 यहाँ आ रहा है, ट्रायंगल से बाहर आ गया, तो गलत हो गया ये। तो -1 के का आंसर -1 नहीं है। और ढूंढो, ये नहीं है, 0 है। 1 देख लो, 1 चेक करो। अगर 1 डाल रहे हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 ही आ रहा है। 1 है, अच्छा 1 पे 1 आंसर एक्सेप्टेबल है, नहीं 1 पे -1 है आंसर, है ना? जी जी, -1। सही है। तो 1 पे -1 का कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ पे। तो क्या ट्रायंगल के अंदर है? बिल्कुल है। तो -1 भी के की पॉसिबल वैल्यू है। 2 पे चेक कर लो, 2 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा इसके 0 हिसाब से, 2 जीरो। पे 0 आएगा। गुड, 2 पे 0 आ रहा है। क्या ये लाइन पे आ रहा है 2 और 0? क्या ये ट्राइंगल या ट्राइंगल की बॉर्डर पे आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना? तो 2 भी हमारा आंसर है। कोऑर्डिनेट 3 देख लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 3। अगर 3 रख रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वाई का 1 आ रहा है। 3,1 का कोऑर्डिनेट यहाँ आ रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो आप लोग देख भी सकते हो एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसमें से ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे सही हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के क्या होंगी, 0, -1 एंड, 2। सॉरी नॉट -1, इट्स 1, 0 1 एंड 2। 1 पे -1 आ रहा था ना, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह उन्होंने के लिख के दिया ना, तो के हमें मतलब एक तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट बताने थे हम लोग, ठीक है? सही। जी 50 adults each take part in a quiz. The cumulative frequency diagram shows their scores. ठीक है, 50 स्कोर है। यूज द diagram to find the estimate for the interquartile range. डायरेक्ट interquartile range पूछ ली है, हमने कल ही करी है। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल इंटरक्वार्टाइल रेंज देती है। सर, हाँ जी, वो आपका शायद नेट अटक रहा है, वीडियो क्वालिटी भी गिर गई और आवाज़ भी कट रही है। इंटरनेट अटक रहा है।
बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही है? ओके, अभी अभी हुआ है या पहले से हो गया है? इससे पिछले वाले क्वेश्चन से शुरू हो गया था, अब ज्यादा हो गया एकदम। तो मुझे बताते तो सही भाई। सर कोई और बोल ही नहीं रहा था, मुझे लगा मेरा इशू होगा, फिर मैंने देखा मेरा सही चल रहा है, फिर मैंने बोला। अभी कैसा है? अब आवाज तो सही आ रही है अभी। आवाज भी सही आएगी, वो नेट का अक्सर इशू होता है, कभी ऐसा हो तो फौरन बता देना। हाँ तो अभी कल। सही है फातिमा, आपके पास रिकॉर्डिंग भी सही आ रही है? ओके गुड। 50 क्वेश्चन 18 करेंगे। 50 टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है? अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या किया जाता है टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का? 75%। तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन 100। ये हो जाएगा 51 सा 52 सा, तो ये हो जाएगा 37.5। हाफ ऑफ 75 इज 37.5। और लोअर क्वार्टाइल कैसे निकाला जाएगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 25%। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100। ये पोजीशंस है, ये आंसर्स नहीं है, ये बात याद रखना। 25 का आधा 12.5, 12.5 पोजीशन है एंड 37.5 पोजीशन पे आपके आंसर छुपे हुए हैं। आंसर नहीं निकले अभी, आप लोग को आंसर निकालने पड़ेंगे। 12.5 पोजीशन कहाँ आएगी? ये अगर 10 है, 12, सॉरी 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें 12.5 कहाँ पे होगा, तो 10, 11, 12, 12.5 बिल्कुल इसके बीच में होगा। आई बात समझ में? यस। अच्छा, तो इस हिसाब से कहाँ आ रहा है? देखो, इस हिसाब से इसके बीच में ही आ रहा है। बता सकते हो आप लोग? ये हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, एक्चुअली सॉरी, सर ये 2 होगा। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। 17 लोअर क्वार्टाइल आ रहा है। अपर क्वार्टाइल क्या आ रहा है वो देख लेंगे। 37.5 पे 35, 37.5 इनके बीच में होगा। 30 और 5 और 40 के बीच में। यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ही है। हाँ यहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से देख लेते हैं नीचे। आप लोग ये ग्रिड में लाइन बनाना चाहो बना सकते हो, लाइटर पेंसिल से बनाना, खराब नहीं करना उनकी ग्रिड, तो उनका ग्राफ तो बना सकते हैं। वैसे नहीं बनाना चाहो ऐसे भी देख रहे हो तो कोई मसला नहीं है, मार्क्स कटते इस पे। तो 62, 64, 66 एंड देन 68। 68 माइनस 17 हो गया, फिर 58 हो गया। 58 में से आपने फिर निकाले 7, 51। 51 आपका आंसर हो गया। अच्छा, द 20% ऑफ द एडल्ट्स विन द प्राइज फॉर गेटिंग हाई स्कोर इन द क्विज। 20% जीत रहे हैं ये। 20% जीत रहे हैं का क्या मतलब है कि आप लोग क्या करोगे, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 20% निकालोगे सबसे पहले। तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 10, 10 आ रहा है। 10 का मतलब ये है कि 10 लोग जो हैं, सिर्फ 10 लोग जीते हैं, तो ऊपर वाले जीते होंगे ना, यहाँ वाले जीते होंगे, जाहिर सी बात है, जिनके स्कोर भी हायर होंगे, लाइक दिस। जी। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा फिर? 40 से देखना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 10। याद रहे 40 से। कुछ बच्चे 10 से आंसर देख रहे होते हैं, वो तो लोएस्ट में है ना, उनके स्कोर तो लोएस्ट है। आपको हाईएस्ट स्कोर में देखना है, तो 40 से ऊपर वाले जीते हैं तो उनको, उनके उसमें देखना है कि मिनिमम जीतने के लिए कितने स्कोर चाहिए था। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यस। कितना आ रहा है ये? 60, ये हो जाएगा 70, 72, 74, 75 मार्क्स, 75 स्कोर। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज डायग्राम टू कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल। अब जरा उल्टा हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसमें अक्सर बच्चा फंसता है। आप लोग के पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ठीक है, और आप लोगों से बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी फिल कर दो। अगर मैं बात करूं तो पहले क्या होता था, आप लोग को फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, आप लोग एड अप कर करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते थे। अब उल्टा करवा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लेकिन आपसे क्या करवाया जा रहा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकलवाई जा रही है। अच्छा, ये बात भी याद रहे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में अपर लिमिट्स ली जाती थी, मैंने बताया हुआ भी था ये।
अकॉर्डिंग टू दीज अपर लिमिट्स आप लोग देखो 20 पे आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, 20 पे क्या आ रहा है देखो, 20 पे 14 है ना। तो यस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लो अपनी आसानी के लिए। इस पे अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, आप लोग के लिए आसानी हो जाएगी। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 14, फिर 40 पे देखो ये क्या आ रही है, 40 पे हमारी आ रही है 25, 26, 27, 27 आ रही है, ठीक है। उसके बाद 60 पे क्या आ रही है 35, 35। उसके बाद का क्या आ रही है 80 पे, 80 पे इट इज 42। और उसके बाद क्या आ रही है लास्ट 100 पे 50 ऑफ कोर्स, तभी तो टोटल 50 है। बहरहाल पहली वाली कैसे निकालोगे, पिछली वाली से माइनस करके, तो पिछली 0 थी तो 14 माइनस 0 इट इज 14। अब 27 और 14 को माइनस करोगे तो ये वाली पता चलेगी। मतलब क्या क्या कर रहे थे हम लोग, पहले क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी तो आंसर्स को नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी से ऐड किया जाता था, याद आ रहा है। जी। इनमें क्या करोगे, अगर आपको नेक्स्ट वाली निकालनी है तो पिछली वाली से माइनस कर दोगे, सही उल्टा काम करेंगे। तो 27 माइनस 14 करो, अरे 13। 13। फिर आप लोग 35 माइनस 27 करो, जल्दी 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 जल्दी, P1 के बच्चे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी करो। 8 और बताओ। 7। 7 गुड। 14, 13, 8, 7 एंड 8 ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, मुश्किल तो नहीं था, ये लगता है अक्सर बच्चों को मुश्किल, ये मैंने मॉक में भी दिया था, बहुत कम बच्चों ने इसको कंप्लीट किया था। याद आ रहा है अपना उजैफा एंड सर इंशा। अगर इन सबको लेस कर लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने सही निकाली है, 50 हो जाएंगे टोटल। सही निकाला है, गुड। चलो 19 पे आओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, x इक्वल्स टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ y। x की जगह पे आप लोग लिख दो 2, y की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग, अंडर रूट ऑफ 16। ये बन जाएगा 2 इज इक्वल्स टू k अपॉन 4, k इक्वल्स टू 8। कॉन्स्टेंट निकल गया। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट निकालने के बाद वापस से इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इक्वेशन बन जाती है, काम आसान होता है, कुछ नहीं, बस वैल्यू डालनी है। तो ये बन जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई, अंडर रूट ऑफ वाई वहां भेज दो, ये बन जाएगा 8 अपॉन 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/4। अब अंडर रूट रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करनी पड़ेंगी, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगी, y इक्वल टू 1/16 आप लोग का आंसर है। ठीक है, यस। वर्क आउट द वैल्यू ऑफ a एंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इंडाइसिस है, क्या है ये, वर्क आउट वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ n। अच्छा जी, करते हैं, देखते हैं फिर। तो ये बन जाएगा a 2/3 n, सॉरी x 2n/3, अगर मैंने इंडाइसिस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। अच्छा, इक्वल्स को लिखा जा रहा है, मतलब a का जो भी होगा वो कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर होगा, 4 का, तो हम उनके कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट और ये x का कोफिशिएंट, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a 2/3 इज इक्वल्स टू 4। ये भी थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी था, अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आता इसके बाद करना क्या है, एक इक्वेशन से इतने सारे अननोन्स कैसे निकालें, तो ये कंपेयरिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, x 2n/3 इज इक्वल्स टू x की पावर 10, यहाँ तक हो गया। क्यूब रूट भी सॉरी, अच्छा मुझे ये ना ये हटाना है, ये रिमूव करना है, मुझे ये रिमूव करना है ए से, तो मैं क्या करूंगा सोच के बताओ। मुझे सर खत्म आप करना है क्या ये, बोले, दोबारा बोले। मुझे 2/3 को खत्म करना है ए के पास से। सर 4 और 2 जो है वो सिंपलीफाई होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। रूट एक लगेगा। बात बताओ मुझे, अगर मुझे एक्स एक्स स्क्वायर, एक मिनट बात में सुनता हूँ,
अगर मुझे एक्स स्क्वायर को जो है रिमूव करना होता था तो मैं क्या करता था, अंडर रूट। अंडर रूट क्यों करते थे बता सकता है कोई? फातिमा आप बताओ क्यों करते थे अंडर रूट? हाँ कैंसिल आउट करने के लिए तो बेशक, लेकिन ऐसा क्या है, अंडर रूट को पावर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग? अंडर रूट को वन पावर अपॉन फॉर्म में टू। क्या लिखते हैं? 1/2 पावर 1/2 होती है। अब एक बात समझो जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा तो क्या होगा बताओ? कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हम ऐसे ही नहीं 1/2 लगा सकते, कि फिर हमें इधर भी 1/2 लगाना पड़ता था, तभी यहाँ पे अंडर रूट आता था। याद आई बात? तो अभी मुझे कहां से एक ए के ऊपर से 2/3 कैंसिल करना है, तो क्या मैं 3/2 लगा दूं? कैंसिलेशन हो जाएगी, क्रॉस कैंसिलेशन। क्या कहते हो? जी सर। लेकिन फिर यहाँ पे भी 3/2 लिखना पड़ेगा। सही है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पे 3/2। अब चाहो तो पहले रूट लगा दो, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है। फिर क्यूब कर दो, तो आपका ए का आंसर आ रहा है 8। फिर एन को सॉल्व करने के लिए इनको अलग से सॉल्व किया जाएगा। ये आपकी कहानी थी सिर्फ ए को सॉल्व करने की। अब एन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इनको कंपेयर किया जाएगा। बेसिस सेम है, हटा दो, सिर्फ पावर पे डील करो, पावर को इक्वेट करो, सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा आपका n इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, n इक्वल टू 50। 15। गुड, जबरदस्त। ये थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन, कि ए की हमारी इक्वेशन से हमें अननोन्स निकाले जा रहे थे। कितने अननोन्स? 2 अननोन्स। और एक ही इक्वेशन में कितने अननोन्स थे टोटल? 3 अननोन्स थे। तो उसको कंपेयर करके समझना था। आगे चलते हैं, कितना रह गया? पता है अभी तो। डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द जर्नी। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पीड टाइम ग्राफ, इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, कीप दैट इन माइंड। एरिया अंडर द ग्राफ, अगर हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ में शेप देखें, क्या बन रहा है हमारे पास? ट्रेपीजियम बन रहा है, जिसकी पैरेलल साइड एक ए रही और एक ये रही छोटी सी। अगर नीचे वाली पैरेलल साइड की बात करें तो वो 60 है, और ऊपर वाली की बात करें तो वो 20 है। 20 कैसे आई? क्योंकि ये 30 है, ये हमारी 30 है, और ये हमारी 10 है। तो 30 माइनस 10 से ये 20 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली। और हाइट कितनी है इसकी? हाइट इसकी 10 है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस 20, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 80। 80 को आधा करो 40, 400 हमारा आंसर है। फंक्शंस आ गया। फंक्शंस बेसिक फंक्शन है ये, इसमें कंपोजिट नहीं हुआ था शामिल उस वक्त। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा 3 1 प्लस 5, 8 आंसर है। स्क्वायरिंग करी ना तो माइनस हट गया, 8 आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? सॉल्व टू f2x इक्वल टू 17। तो पहले f2x तो जान लें क्या होगा। तो f2x का मतलब है कि इन्होंने x को हटा के 2x लिख दिया, तो आप भी x को हटा के 2x लिख दोगे, लाइक दिस। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका 3 4x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 17, क्योंकि मेरा f2x 17 के बराबर है। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? हेलो? यस। बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहे हैं। अच्छा, 2 आंसर्स क्यों आएंगे? अच्छा, अंडर रूट लगेगा ना एंड में, ओके। सो एक्स स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट सॉल्व किया जाता है तो पता चल जाता है हमारा प्लस माइनस में आंसर आ रहा है, तो +1 एंड -1 हमारा आंसर है। सर ठीक है जी बेटा। सर कंपोजिट फंक्शन की प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्योंकि वो तो पास्ट पेपर में मिलता नहीं है। कंपोजिट फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए मैं वर्कशीट्स प्रोवाइड करूंगा, जीसीएससी के पेपर्स दूंगा, जो हमारा जीसीएससी एडक्सल AQA बोर्ड है वहां से मिल जाएंगे। डोंट वरी, सब हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी है ना उसकी, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। सही है। ओके। सर्ड्स है, रिकरिंग डेसिमल्स है, और कंपोजिट फंक्शंस है। एसिम्प्टोट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे। एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट के लिए एक क्लास में मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा एसिम्प्टोट्स का, और फर्दर उसमें ही आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बना लूंगा। मैं खुद एग्जांपल्स बना बना के करा दूंगा, क्योंकि एसिम्प्टोट्स मैंने बहुत ढूंढे, नहीं मिल रहे, बहुत रेयर हैं। बहरहाल दुआ करो इतने रेयर हों कि टेस्ट में ना आए, पेपर लेकिन मिलेगा। या इतने आसान आ जाएं कि आप लोग आराम से क्रैक कर सको। बहरहाल जो अपना कंपोजिट फंक्शंस हैं और जो हमारे पास सर्ड्स है, रिकरिंग डेसिमल्स है, उसका आप लोगों को इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा मटेरियल। सर जी जी जी।
ये लगता है ये एसिम्प्टोट वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा। मतलब टेस्ट पेपर में आएगा ये पूछ रहे हो? जी। देखो स्पेसिमेन में तो आया है, कुछ कह नहीं सकते आप। उन्होंने स्पेसिमेन भेजा है कि भाई उसमें उन्होंने एक पार्ट डाल दिया है एसिम्प्टोट का। एसिम्प्टोट पूरा चैप्टर नहीं, छोटा सा पार्ट है, तो इन्होंने डाल दिया है। अब इनका इनका ये मकसद है, अगर डाल दिया तो ये 2 मार्क का आ सकता है, 1 मार्क का पूछ सकते हैं एसिम्प्टोट, विच इज नॉट अ सर वेरी एक बिग और डील बात, ऑफ कोर्स। हाँ बोलो। ये सर ने बोला कि ना वो अगर ये जो लाइन दी हुई आंसर के लिए इसमें आंसर नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं देंगे, ऐसा होता है क्या? लाइन कौन सी? ये जो आंसर के लिए जगह प्रोवाइडेड है, जो डैश के साथ उस पे अगर नहीं सेंटीमीटर। लिखोगे तो हाँ बिल्कुल मार्क कटेंगे। ठीक है सर। वो वहां वर्किंग कंसिडर करेगा। देखो 3-4 मार्क का सवाल है, ये कितने मार्क का है? 3 मार्क का सवाल है। यहाँ पे आपने लिख दिया जो भी आपका आंसर आया था, वो आपको वर्किंग के शाबाश गुड जॉब, वर्किंग के 2 मार्क्स। यहाँ आंसर ही नहीं है भाई, तो ये करेगा वो, समझ रहे हो? और 1 मार्क वाले में क्या करेगा, तुमने यहाँ बहुत मेहनत करी जो भी लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मिलेगा ही नहीं मार्क। वो कहेगा बच्चे ने आंसर ही नहीं लिखा। अच्छा वर्किंग तो सही की है लेकिन आंसर ही नहीं लिखा है, आंसर का मार्क दे रहा है वो यहाँ पे। तो ब्लाइंड क्यों बनाया भाई उन्होंने? सही है। ओके, खत्म हो रहा है ये, खत्म करते हैं इसको, थक गया हूं मैं अभी। चलो अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो काफी जल्दी हो अब मैं गया। अब मैं समझा नहीं रहा, ठीक है? अब आप लोगों का सेशन एक्सपायर हो गया, मैं भी करता हूँ ना। पहले मैं, मुझे जो लग रहा है कि मैं कर लूँ वो मैं वो कर लेता हूँ पहले, सही है? सुनते रहो और देखते रहो बस क्या हो रहा है यहाँ पे। सुनना भी नहीं है, बस सिर्फ देखनी है। हाँ ये देखते रहो बस, कोई बच्चा शार्प बच्चा देखता रहे कि भाई मैं गलती ना कर दूं। हो जाती है कभी बार सर से भी गलती, जल्दी जल्दी के चक्कर में। मार्क जस्टिफाइड नहीं है इसके लिए, यही है, सही ऊपर है मुझसे। उन्होंने मुश्किल करवाया था ना कंपेयरिंग वाला, उससे जस्टिफाई हो गया यहाँ पे। अच्छा खैर, सही है, आसान है, ये समझ गए क्या किया है मैंने? डबल ब्रैकेट एक्सपेंशन की है नीचे। इस बार डिनोमिनेटर को सॉल्व करना जरूरी था क्योंकि इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था, मतलब पूरा सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने के बाद वहां पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और न्यूमरेटर तो सॉल्व कर ही रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन सॉर्ट करो, ये जो कैंसिल हो रहा है उसको करो। अगर मिड टर्म तक जाते तो मिड टर्म ब्रेकिंग कर दे, मिड टर्म तक नहीं जा रही यहाँ पे, सिर्फ लीनियर बन गई, लीनियर बन के सॉल्व हो गया, आराम से आंसर आ गया। हाँ उसको करते हैं बाद में। और कौन है? ये है, अच्छा, इसको खत्म करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग चल रही है ऊपर, बहुत बेसिक चीज है, नहीं समझा रहा मैं आपको, सबको आती ही है अब। माइनस करके आएगा। अच्छा वो कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर, ठीक है, वो तो चलो मेरे लेक्चर्स में है ही, आप लोग सबको पता ही है कॉन्सेप्ट किसका, कि 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 3 भी आ रहा है एक फैक्टर, और एक 6 1 भी आ रहा है फैक्टर, दोनों से 5 बन रहा है। इसको माइनस करेंगे तो 5 बनता है दोनों से। लेकिन हम क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे, क्योंकि ये जो हमारे लास्ट में -3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है फैक्टर्स को माइनस करके आंसर आना चाहिए, तभी मैंने ये फैक्टर्स उठाए। सही है, याद है ना ये बात सबको? जी। ठीक है। अब्दुल्ला क्लास में हो? जी सर। खामोश थे पूरे टाइम, तो मैंने पता नहीं, क्लास में शायद नहीं हो। समझ। The rectangle is a length
32 सेंटीमीटर एंड द विड्थ 15, ईच मेजरमेंट इज गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर है, एरर 1 सेंटीमीटर का है, बाउंड्स क्या बनेंगी 0.5 प्लस माइनस। राइट डाउन द अपर बाउंड फॉर द लेंथ अपर बाउंड, तो 32 प्लस 0.5 तो 32.5। एनी डाउट? नो। कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ। अपर बाउंड में डिफरेंस निकालना है। अपर बाउंड में डिफरेंस का मैं बताता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू को और बड़ा कर दो और लोएस्ट वैल्यू को और छोटा कर दो। क्या मतलब हुआ कि हाईएस्ट वैल्यू का अपर बाउंड लो और लोएस्ट वैल्यू का लोअर बाउंड लो। लेंथ एंड विड्थ की बात कर रहे हैं, दोनों में से बड़ी कौन सी है? लेंथ है। 32 का मतलब आप क्या लो? अपर बाउंड। और विड्थ का क्या लो आप? लोअर बाउंड। तो आंसर सबसे छोटा आएगा। मतलब बड़े को और बड़ा कर दो, छोटे को और छोटा कर दो, तो आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा आता है। इसी का उल्टा क्या होता है लोअर बाउंड में, कि बड़े को छोटा कर दो, छोटे को बड़ा कर दो। ये मैंने बात की हुई है। तो इससे माइनस करो, कितना आ रहा है? 0.5 0.5 माइनस 32 14 माइनस करो 12 22 18 आंसर है। ठीक है, कौन बचा? ये बचा। डायग्राम शोज द क्यूबॉइड ई एच इक्वल 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच जी इक्वल्स 2 सेंटीमीटर। अच्छा, इस तरह का भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इन्होंने मेंशन किया था कि ये अब इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये वैसे भी आते थे, अब इन्होंने और हाईलाइट कर दिया कि इस तरह के और आएंगे, तो आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो इस पर पिक्चर और इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। बहरहाल एच जी इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है और ई सी इक्वल टू 7 दिया हुआ है। 3 मार्क का सवाल है, देखते हैं इसको, समझते हैं। कैलकुलेट सी जी, ये निकालना है। सी जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा, 100% लगेगा। बट बिफोर पाइथागोरस थ्योरम हम जरा इसको गौर करें अगर, तो एक डायगोनल चाहिए फॉर द बेस। इट्स लाइक आपने एक बॉक्स के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल फंसाया हुआ है। इस पे बात की थी हम लोगों ने पहले भी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जी सर। ऐसे स्लांट फंसा हुआ है अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हमारे पास बेस इस वक्त नहीं है, और अगर सी जी निकालना है तो सी जी भी नहीं है, और क्या नहीं है? बहुत सारी चीजें नहीं। अच्छा, ये तो दी हुई है 7 दी। 7 क्या दिया हुआ है? ईसी दिया हुआ है ना, तो 7 इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, जो डॉटेड बनाया हुआ है इन्होंने। इसकी बस क्या चीज नहीं गिवन? बेस नहीं गिवन, और इसकी हाइट फिर निकलवा रहे हैं, परपेंडिकुलर पे ये निकलवा रहे हैं। तो आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? नीचे ना एकदम सारे ये नीचे। वाला हाँ, और नीचे से वाले से हम बेस निकाल लेंगे। फेस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले नीचे का फेस बना लो। नीचे का फेस क्या है हमारा? एफ ई एच जी। अच्छा, अब इसको अगर हम देख रहे हैं तो हम ई से जी निकालने की कोशिश में है। तो ई से जी हम ऐसे निकालेंगे। नीचे की क्या है? 6/2 की डायमेंशन है, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, तो डबल पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे इसके अंदर। तो हम निकालेंगे फॉर ई जी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये बन जाएगा ई जी स्क्वायर इक्वल्स 36 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 40। फिर हम लगाएंगे अंडर रूट ऑफ 40। प्लीज अंडर रूट ऑफ 40 को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये वैसे भी P1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका अंडर रूट ऑफ 40 हो गया। अब मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है इसको, क्यों अपनी तरफ से अंदाजे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट में वैसे भी सॉल्व होने वाला है। अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डोंट वरी। यहाँ तक हो गया हमारा। बेस आ गई हमारी इस ट्राइंगल की, कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ 40। और इसकी हाइट क्या आ रही है वो निकालनी है। इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है? 7 है। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल नजर आ रहा है आप लोगों को। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारा क्या था हमारे पास? हाइपोटेन्यूज में 7 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर। ये बन गया 40, ये हो गया सी जी का स्क्वायर, और ये हो गया 49। 49 माइनस 40 इक्वल सी जी स्क्वायर। 9 इक्वल्स टू सी जी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 9 करेंगे, सॉरी यहाँ से कैंसिल होगा, अंडर रूट ऑफ 9 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? सी जी इक्वल्स 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पेपर खत्म। ये वेरिएंट 1 है, आप लोगों के पास 1 2 आता है। ये वेरिएंट 1 है। वेरिएंट 1 1 में कोई खास डिफरेंस, खास क्या डिफरेंस ही नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। पूरा सिलेबस कंटेंट है, बस एक वेरिएंट 1 में है, एक वेरिएंट 2 में है। सो आप लोग पैनिक नहीं करो, आप लोग वेरिएंट 1 वेरिएंट 2 दोनों करोगे। अब मैंने वेरिएंट अगर 1 करवा दिया तो आप लोगों का होमवर्क क्या है?
मुझे 2024 का वेरिएंट 2 चाहिए, ठीक है, ताकि हम उसकी क्वेरी सेशन करें नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें और फिर हम लोग दूसरा पेपर स्टार्ट कर दें। ओके ओके देन, अल्लाह हाफिज। सर, थैंक यू। Okay.